वो कहते हैं हमने जब इसका विरोध किया तो एलडीए के लोग कहते हैं कि इससे तो पैसे आता है एलडीए में। तो हमारा तो सरकार से ये पूछना है कि सरकार क्या पैसे कमाने के लिए बनी है? अभी जो नए लौंडे आए हैं इनको शायद बताया गया होगा कि सरकार का काम पैसे कमाना है। जब जेई की बीबी कहती है कि उसे पैसा चाहिए तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और देखता है कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माफिया जो है वो आईएएस माफिया है और आईपीएस माफिया। अगर हम बहुत बड़े गुंडे हैं और हमारे पास सूचना विभाग होगा और 1500 करोड़ रुपए होगा तो हमारे से ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं होगा। भाई कोचिंग माफिया तो सभी कुछ कर रहा है, कोचिंग माफिया तो जो चाहे हिंदुस्तान में कर लेता है। भाई आज की तारीख में जो नेता हैं वो सबसे ज़्यादा तो अधिकारियों को बचा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नौकरशाही जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज पे हावी है। अगर आप प्रश्न करते रहेंगे, सरकार तो इतनी कमजोर है कि वो ट्विटर से डर जाती है। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में एक भीषण अग्निकांड हुआ, 15 मासूमों की जान गई। सरकार से लेकर सिस्टम तक हिल गया। सवाल बड़ा था कि जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए। कार्रवाई हुई और जांच भी बैठाई गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों हैं? क्या ये प्रशासन की लापरवाही है? जवाबदेही तो बनती है। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में इसी बात पर चर्चा होगी और आज हमारे जो मेहमान हैं वो खुद प्रशासन का हिस्सा भी रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रशासन को वो अच्छे से समझेगा जिसने उसके साथ रहकर काम किया है। और आज ऐसे ही मेहमान हमारे इस पॉडकास्ट में हैं डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो पूर्व आईएएस हैं। पूर्व आईएएस उनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सेवानिवृत्त नहीं है, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दिया है। कारण क्या है वो सब भी जानेंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो आज हमारे पॉडकास्ट का मुद्दा है वो है लखनऊ में जो भयंकर अग्निकांड हुआ है उसके पीछे जवाबदेही किसकी बनती है, लापरवाही कहाँ हुई है, और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो क्या कुछ आगे ना हो उसके लिए किया जाना चाहिए। हमारे सहयोगी भी हैं और सबसे अच्छी बात है कि आज के इस पॉडकास्ट में दो नामा राशि आपको एक साथ मिलेंगे। राकेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं और हमारे जो मेहमान है वो भी राकेश वर्मा है। तो सर आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्मा जी वर्सेस वर्मा जी भी चलेगा आज। हाँ हाँ, जो चलाना है चलाइए। सर एक सवाल सबसे पहले है कि जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लखनऊ में जो ये अग्निकांड हुआ है, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में भी यही बात कही कि जवाबदेही नहीं तय हो पाती है, पूरे जांच बैठ जाती है, आरोप लगते हैं। अभी हाल में ही कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, उन्होंने भी बात कही कि भाई हम क्यों पिसे, ऊपर जो बैठे उनकी जवाबदेही क्यों नहीं है। विपक्ष ने भी कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है उसकी सजा उसको मिली। क्या मानते हैं ये पूरी जवाबदेही कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव सिस्टम की एक कमी है? देखिए, कमी की बात से ज्यादा ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम में इतने ज्यादा डिपार्टमेंट अपने अपने लिए काम कर रहे हैं कि कोई जनता के बारे में सोच नहीं रहा है। जनता के लिए सरकार जो है वो एक है, सरकार एक एंटिटी है। ये सरकार के ऊपर है कि वो उसके अंदर 500 डिपार्टमेंट बनाए या 50 बनाए, लेकिन जनता को तो गवर्नेंस चाहिए। ये जो फेलियर है ये गवर्नेंस का है, प्रिवेंशन का है और कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का है। क्योंकि जो डिमांड है कॉमर्शियल एरिया की वो डिमांड काफ़ी है, जो सप्लाई है वो नंबर 2 की सप्लाई ज़्यादा है, नंबर 1 की सप्लाई ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये जो बात है ये है इकोनॉमिक्स की, ये है पैसे की। लोग जो हैं वो कोचिंग संस्थान या ऑफिस जो हैं वो कॉमर्शियल बिल्डिंग में नहीं लेना चाहते हैं। सर जैसे अब तो चूंकि कोचिंग का नाम आ गया है तो हर चीज कुछ भी घटना होती है उसमें कोचिंग पहले ही कह दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर कई कोचिंग संस्थानों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, वो सरकारी अधिकारियों से मिले हैं और कई मंत्रियों से मिले हैं कि भाई हमें सिर्फ नाम की वजह से हमको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सर ऐसा नहीं है। पूरी राजधानी लखनऊ में हम लोगों ने भी देखा है कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग बन गई, आधी बन गई है, उसके बाद वहां पर आकर सील लगा दी गई कि ये अधिकृत नहीं है, ये इलीगल है। तो सर ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है कि जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद एक्टिव मोड में आते हैं? तो ये तो एनफोर्समेंट की कमी है। भाई पुलिस भी तभी पहुंचती है जब घटना हो जाती है, और
जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो भी तभी पहुंचते हैं जब घटना हो जाती है। तो एनफोर्समेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवाबदेही जो है वो ऊपर के लोगों की तय नहीं होती है। जवाबदेही शुड स्टार्ट फ्रॉम टॉप। नीचे से कुछ नहीं होने वाला है। 2-4 सिपाही को आप कर दीजिए, जेई को कर दीजिए, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा तो एक सवाल है कि अगर इतना भीषण अग्निकांड हुआ, 15 लोग की जान गई, तो क्या लखनऊ डीएम की चरित्र पंजिका पे, नगर आयुक्त लखनऊ की चरित्र पंजिका पे, वीसी एलडीए की एसीआर पे ये कहीं दर्ज होगा कि ये घटना इस पे हुई? जब तक आप जो है बड़े लोगों को सस्पेंशन छोड़िए, उनकी एसीआर में तो ये बात लिखिए कि इनके रहते हुए हुआ ये, और क्या उनकी जवाबदेही है, उनको क्या पोजीशन दी जाएगी। इससे बड़ी पोजीशन दे दी जाएगी इस घटना के बाद, क्या होगा? ये जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। देखिए, ये जो अग्निकांड है या जो प्रिवेंशन है, एनफोर्समेंट है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये गवर्नेंस का मुद्दा है। और जनता जब तक पॉलिटिक्स में उलझी रहेगी और गवर्नेंस के लोगों से सवाल नहीं करेगी, ये जो आईएएस आईपीएस ने जो ये मिथ बना रखा है कि नेता चोर होते हैं, नेता चोर होते हैं तो वो तो 5 साल के लिए होते हैं ना। आप तो 30-35 साल के लिए चोर होते हो, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? हमारा तो ये मानना है। और अगर कार्रवाई होती है, सील लगती है, तो सील हटा क्यों दी जाती है? तो सील हटा दी जाती है, इसका मतलब कि कोई ना कोई उसके पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है। सर, यही तो सवाल है कि सील हटा क्यों दी जाती है? क्योंकि सील लगती है और उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो सील हट के वहां पे कंस्ट्रक्शन फिर शुरू हो जाता है। तो जो लगने से हटने के बीच का जो खेल है वो क्या है? क्योंकि आप खुद एलडीए में रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। देखिए, हम तो एलडीए में जब रहे तो हम तो इस बात पे आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे पास एक सिफारिश ये आई कि आप जो है डिमोलिशन ऑर्डर कर दीजिए। तो हमने कहा कि ऐसी कौन सी डिमोलिशन ऑर्डर ऐसी चीज है जिसके लिए सिफारिश की जरूरत पड़ रही है लोगों को? देखिए, डिमोलिशन ऑर्डर का खेल ये है कि आप डिमोलिशन ऑर्डर करा लीजिए, फिर उसके बाद कहीं से न्यायालय से स्टे ले आइए, और या तो फाइल गायब करवा दीजिए। तो डिमोलिशन ऑर्डर जो होता है वो डिमोलिशन ऑर्डर सिर्फ इसलिए होता है कि उस बिल्डिंग को बचाना है। हाँ एक जी। एलडीए में एक और प्रचलित शब्द है कंपाउंडिंग। हम्म। ये क्या होता है? ये तो हमको भी तभी पता चला जब हम एलडीए में गए। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका नक्शा पास है और नक्शा पास होने के अलग से अगर आपने कुछ बना रखा है तो उसकी कंपाउंडिंग करा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी आदमी को मारा है हम्म। तो आपके ऊपर जो है मर्डर का मुकदमा नहीं चलेगा, आपके ऊपर कंपाउंडिंग कर दी जाएगी, तो नीचे की धारा लगा दी जाएगी। इसका मतलब तो यही है, तो हम तो यही समझते हैं। मतलब आप पहले बिल्डिंग बना लीजिए अपनी मनमानी से और फिर कंपाउंडिंग करा लीजिए, उसको वैध हो जाएगी। उसको वैध हो जाएगी। वो कहते हैं, हमने जब इसका विरोध किया तो एलडीए के लोग कहते हैं कि इससे तो पैसे आता है एलडीए में। तो हमारा तो सरकार से ये पूछना है कि सरकार क्या पैसे कमाने के लिए बनी है? भाई, हमको तो ट्रेनिंग में ये कहीं नहीं पढ़ाया गया कि ये सरकार का काम पैसे कमाना है। अभी जो नए लौंडे आए हैं इनको शायद बताया गया होगा कि सरकार का काम पैसे कमाना है। सरकार का काम तो जनता के लिए काम करना है। पैसे तो हम दे ही रहे हैं, टैक्स से, जीएसटी से, जितने भी चीजें हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन का काम पैसे कमाना कैसे हो सकता है कंपाउंडिंग से? तो इस जो लखनऊ की ताजा घटना है अलीगंज का अग्निकांड, इसमें सिर्फ एलडीए ही जिम्मेदार है कि और भी विभाग हैं इसमें? इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। चाहे आपका बिजली विभाग हो, चाहे जीएसटी विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग जो काम करता है, नगर निगम है। देखिए, हर आदमी, हर इंस्टीट्यूशन पैसा कमाने में लगा है। जैसे मेरी जानकारी में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसकी कंपाउंडिंग पता नहीं की गई कि नहीं की गई, लेकिन नगर निगम में जो टैक्स लिया जा रहा था वो कॉमर्शियल लिया जा रहा था। तो जब बिल्डिंग कॉमर्शियल पास नहीं है, नगर निगम कहता है अगर आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हो तो हम कॉमर्शियल टैक्स लेंगे। हर एक आदमी को अपने पैसे की पड़ी है, किसी को आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये तो सरकार को सोचना है कि उसके जो विभाग हैं वो उसने पैसे कमाने के लिए बनाए हैं क्या? हम जनता को इन दरिंदों के आगे छोड़ दिया है कि अगर नक्शा पास नहीं है कॉमर्शियल का, फिर भी आप कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हो।
उससे कह रहे हो कि हमारी जो है आय बढ़ रही है नगर निगम की। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और बिजली वाला आता है, बिजली वाला कहता है कि आप कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो तो हम आपसे कॉमर्शियल के पैसे लेंगे। भाई अगर कल की तारीख में कोर्ट में ये केस जाए, जी तो जब आप हमसे कॉमर्शियल टैक्स ले रहे हो, हमसे आप ले रहे हो कॉमर्शियल नगर निगम के ले रहे हो, कॉमर्शियल बिजली का पैसा ले रहे हो, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है कि नहीं? ये तो अब जब इसकी तहकीकात हो रही है तो सामने आ रहा है कि 10 साल पहले एलडीए ने इसको अवैध घोषित किया था। फिर उसमें क्या हुआ, उसका ध्वस्तीकरण का नोटिस हुआ, लेकिन वो नोटिस किन परिस्थितियों में वापस ले लिया गया। क्या ऐसा होता है एलडीए में? हाँ, क्यों नहीं होता है? सब कुछ होता है एलडीए में। एलडीए में क्या नहीं होता है? तो अगर ये नोटिस वापस ली गई होगी तो इसकी क्या ग्राउंड हो सकती है? कोई भी ग्राउंड हो सकती है कि उसने कहा होगा कि हम इसको डिमोलिश कर देंगे, और उसके बाद किसी ने देखा नहीं होगा। और अगर इतना ही सरकार जो है आधार आधार चिल्ला रही है, तो ये जो बिल्डिंग है सारी, इनका डिजिटाइजेशन क्यों नहीं होता है? कोई एक लिस्ट बना के सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है? वो पोर्टल पे अपलोड क्यों नहीं की जाती है? एलडीए कहता है कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं है जितनी शहर में बिल्डिंगें हैं। हर गली में बिल्डिंग बन रही है, कुछ वैध हैं अवैध हैं, ये एलडीए के पास, जैसा उनके अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास हर बिल्डिंग को सर्च करवाना संभव नहीं लगता है। क्या ऐसा उनके लिए मुश्किल काम है? क्या एलडीए के किसी वीसी ने जो है नगर विकास के प्रमुख सचिव को कोई पत्र लिखा है कि हमारे पास संसाधन नहीं है? क्या सरकार ये कह सकती है कि उसके पास संसाधन नहीं है? अभी कल ही क्या नेता ये बात कह सकते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है? ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस बात है कि संसाधन नहीं है। किसने रोका है संसाधन आपको लेने से? आप बताइए। पाकिस्तान रोक रहा है संसाधन लेने से। अभी कल ही एक एलडीए की बैठक में एक प्रस्ताव बना है कि 50 जूनियर इंजीनियर हम लोग रखेंगे जो इन्फोर्समेंट का काम करेंगे। हमारे पास मैन पावर बढ़ेगी तो काम हमारा अच्छे से होगा। हाँ, तो रखे, किसने मना किया? तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? भाई अग्निवीर तो हमारे हिसाब से वीसी होने चाहिए, सचिव होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि अलग से एक एलडीए वीसी की पोस्ट आप एडवर्टाइज करिए, 2 साल के लिए हो ठेके पे। उसका आप जो है आकलन करिए और उसके बाद हटा दीजिए आकलन करके। ये परमानेंट पोस्टिंग कैसे दे रखी है आईएएस आईपीएस को? ये तो अग्निवीर जवान होगा, अग्निवीर जेई होगा, तो उसकी कैसे, और लड़ेगा वही फील्ड में। भाई अगर आप जो है युद्ध के सिद्धांत देखिए, तो युद्ध के सिद्धांत में जो आदमी जमीन पे लड़ता है, चाहे आपके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन झंडा गाड़ने के लिए आपको जमीनी आदमी चाहिए। जी आपको जमीन का आदमी चाहिए सर्वे करने के लिए। तो जमीन का आदमी जब सर्वे करने के लिए चाहिए, तो वो आदमी परमानेंट होना चाहिए, जिसकी जवाबदेही हो। जी अगर आप कह रहे हैं कि एलडीए के पास संसाधन नहीं है, तो एलडीए ने कंसल्टेंट क्यों रख रखे हैं बिग फोर के? आप बताइए वो पैसा कहाँ से आ रहा है? एनफोर्समेंट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कंसल्टिंग करने के लिए आपके पास पैसा ही पैसा है। श्रुति, आपने भी देखा होगा, हम भी बीच बीच में खबरों में देखते रहते हैं कि इस मोहल्ले में ये अवैध बिल्डिंग बन रही है, इस मोहल्ले में अवैध बिल्डिंग बन रही है। तो लखनऊ में कुछ ऐसा आंकड़ा आपकी जानकारी में? एलडीए तो जो उनके पास शिकायत है, जो उनके पास रजिस्टर में नाम है, उतना ही अवैध है जो उनके पास सूचना है या जो उनको उनका सिस्टम रिपोर्ट करता है। क्या ऐसा कुछ, आप एलडीए में रहे हैं, कुछ ऐसा है कोई जानकारी कि लखनऊ में कितनी अवैध ऐसी बिल्डिंगें होंगी? 50,000 से ऊपर होगी। अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आपने बताया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं होता है कि पता होता है और खड़ी हो जाती है। देखिए, बिना पता हुए तो वो खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जेई तो पर स्लैब के अनुसार पैसा लेता है। जब जेई की बीबी कहती है कि उसे पैसा चाहिए, तो वो अपनी गाड़ी निकालता है और देखता है कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हम तो इसी लखनऊ के रहने वाले हैं। जब हमारे पिताजी जब मकान बना रहे थे, तब भी यही था, आज की तारीख में भी यही है। तो वो आता है और कहता है कि अब एटीएम खोलो, और जो कॉमर्शियल बन रही होती है उसमें ये कहता है कि
इसमें स्लैब वाइज पैसा लगेगा और जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तब पैसा लगेगा। तो नॉलेज में तो उसकी है ही है, वो दर्ज वहां नहीं करा रहा है, इसके लिए आम आदमी क्या कर सकता है? उसको जो तनख्वाह मिल रही है वो तो इस बात की मिल रही है कि वो दर्ज करेगा वहां जाके। तो सर अगर हिसाब से देखा जाए तो कहना गलत नहीं है कि पूरा सिंडिकेट चल रहा है एलडीए में, कि तो हर हम चीज का रेट फिक्स है। एलडीए क्यों, देखिए इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माफिया जो है वो आईएएस माफिया है और आईपीएस माफिया। ये जो दाऊद इब्राहिम इब्राहिम तो सब छोटे लोग हैं, क्योंकि ये लोग सूचना विभाग नहीं है ना इनके पास। अगर दाऊद इब्राहिम के पास कल सूचना विभाग हो तो वो वर्ल्ड का सबसे शरीफ आदमी होगा। तो जिसके पास सूचना विभाग है वो शरीफ है। जिसके पास, अगर हम बहुत बड़े गुंडे हैं और हमारे पास सूचना विभाग होगा और 1500 करोड़ रुपए होगा तो हमारे से ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं होगा। ये हम एलडीए पे ही फिर आते हैं कि क्या ये इस पूरे सिस्टम में एक जेई ऐसा है जो पॉइंट आउट हो रहा है कि वही रिपोर्ट करता है वैध अवैध, क्या उसी के ऊपर पूरा डिपार्टमेंट उसी की रिपोर्ट पे चलता है, काम करता है? भाई ऊपर के लोगों को किसी ने मना तो किया नहीं है रिपोर्ट करने को, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में चल रहे हैं। उनकी जो गाड़ियां हैं जिन पे नीली लाल बत्ती लगी है वो भी जमीन पे चलती हैं, सड़क पे, तो वो भी तो देखते हैं कि ये बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। और हो सकता है कि ज्यादातर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो उसमें कई अफसरों की बिल्डिंग में भी शामिल हो। हम तो कई आईएएस अफसर जानते हैं जिनकी पत्रकारपुरम में बिल्डिंगे हैं बढ़िया कमर्शियल चल रही हैं। तो उन पे नजर किसी की नहीं जाती है, उस अधिकारी पर से नजर लेके कौन डालेगा? मेन रोड के जो आवासीय हैं प्लॉट हैं उनमें तो सब कमर्शियल सब एक्टिविटीज हो रही है। तो वो तो रेजिडेंशियल जोन है। हाँ, अगर आप अलीगंज की भी बात करिए तो एचआईजी जो रोड है पुरनिया से, कपूरथला से पुरनिया के ओर, तो वो तो एचआईजी मकान है जो एलडीए ने खुद बनाए थे और बेचे थे रेजिडेंशियल। तो ये कमर्शियल कैसे हो गए? अब कॉमर्शियल हो गए, बन गया, उसमें लोग किराए पे भी रह रहे हैं। तो क्या लैंड यूज एलडीए में बदल देता है? लैंड यूज तो नहीं बदल सकता, लैंड यूज तो मास्टर प्लान से तय होता है। जी, तो कैसे कमर्शियल हो जाते हैं? कॉमर्शियल होते थोड़ी ना है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होने लगती है। जी, तो हमारा तो ये कहना है कि जिसने वहां पे दुकान खोल रखी है या ऑफिस खोल रखा है उसके मालिक पे भी तो कार्रवाई करो, जेई के अलावा। भाई अगर रिश्वत और दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं तो आप दोनों के ऊपर कार्रवाई करो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने शोरूम खोल रखे हैं, उन कंपनी के ऊपर भी तो आप चालान करो, 2-4 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पे करिए। देखिए वो खुद ही कहेंगे कि हम अब कॉमर्शियल जो लैंड प्रूव होगी उसी पे लेंगे। देखिए नियम तो ये है कि अगर आप कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खोल रहे हैं तो कॉमर्शियल जगह पे ही खोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि सरकार जो है वो शराब की बार के लिए उन्होंने लाइसेंस फिक्स कर रखा है, उसमें उन्होंने 3-4 मोटी मोटी चीजें मांगी हैं, बहुत साफ आपको बता दूं। सबसे पहला ये है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए जिसका कॉमर्शियल नक्शा पास हो। नंबर 2, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट एलडीए देता है कि आपने जो नक्शा पास कराया उसी के अनुसार बिल्डिंग बनाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग में दिखाया कि यहाँ पे पार्किंग रहेगी, उसके बाद उस पार्किंग को कवर कर लिया। तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। बस ये 2 चीजें मेन हो आपके पास तो आपको बार का लाइसेंस मिल जाएगा। जब बार के लाइसेंस के लिए आपने पोर्टल बना रखा है तो कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए आप पोर्टल क्यों नहीं बना सकती है सरकार? कोचिंग इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वहां हमारे जवान नस्ल है जो आगे चल के हिंदुस्तान चलाएगी और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में है, डेंसिटी है। एक कोचिंग में एक क्लास में 90 लोग पढ़ रहे हैं और 6 क्लास चल रहे हैं, तो एक जो डेंसिटी है वहां ज्यादा है। तो अगर वहां कोई जो है, खुदा ना करे कि कोई भी हादसा होता है तो वहां पे कैजुअलिटी ज्यादा होगी, इसलिए कोचिंग को टारगेट कर रहे हैं। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोचिंग के खिलाफ है। भाई कोचिंग माफिया तो सभी कुछ कर रहा है, कोचिंग माफिया तो जो चाहे हिंदुस्तान में कर लेता है। जब वो पैसे ले रहा है स्टूडेंट से तो वो प्योर कॉमर्शियल जगह पे अपनी एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है कोचिंग की? सर एक्टिविटी नहीं कर रहा है और प्लस कार्रवाई भी नहीं हो रही है,
तो क्या कुछ प्रेशर रहता है, क्या अधिकारियों पर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है जो कार्रवाइयाँ नहीं होती? क्योंकि कई बार जब कुछ हादसे होते हैं तो देखते हैं किसी बड़े नेता का या पॉलिटिकली प्रेशर है या बिल्डिंग उसके नाम है, इस वजह से वो चीज़ें बैक ऑफ हो जाती हैं। तो क्या ये रीज़न भी रहता है कि प्रेशर भी रहता है अधिकारियों पर? भाई हम तो आज तक ये नहीं जान पाए कि ये पॉलिटिकल प्रेशर होता क्या है। पर यही हावी है सर उत्तर प्रदेश में तो। ये तो आपको जो अफसर हैं ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। भाई जिसको राम मंदिर के ट्रस्ट में जाना हो वो पॉलिटिकल प्रेशर झेले। हमारे जैसे लोग राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, हम कोई पॉलिटिकल प्रेशर मानते ही नहीं है। हम तो अफसर से कहते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रेशर को डिफाइन करे होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल प्रेशर? सर ये तो कई बार हम लोग जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो कई अधिकारियों से मिलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अरे मैडम बड़ा प्रेशर में है। तो ये अधिकारियों पे किस चीज का प्रेशर, यही नहीं समझ में आया आज अरे तक। हम तो 23 साल नौकरी पे रहे, हम तो ये समझ नहीं पाए कि ये कौन सा प्रेशर होता है। हमें तो ये प्रेशर समझ में नहीं आता, ना हमारे ऊपर किसी ने प्रेशर डाला। सर ये भी कहा जाता है कि सरकार चला कौन रहा है, अधिकारी चला रहे हैं या सरकार अधिकारी को चला रहे हैं? हम तो मानते हैं कि भाई आज की तारीख में जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा तो अधिकारियों को बचा रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार अधिकारी चला रहे हैं, नेता से बड़े अधिकारी हो गए। तो जवाबदेही तो जनता में तो नेता की ज्यादा है। तो नेता जब चुनाव हारेगा तब जानेगा। एक सिस्टम बनाया है, एक मिथ बनाया है। वो तो ये बनाया है कि जनता, जो आईएएस अफसरों ने और आईपीएस ने बना रखा है कि ये नेता चोर होते हैं, ये हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं। अरे किस बात का प्रेशर? तो अधिकारी ऐसा क्यों माहौल बनाते हैं, क्या वजह है? मौज करने के लिए बनाते हैं जिसपे आप जो है अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स ना करें। किस बात का पॉलिटिकल प्रेशर? हमारे सामने तो नहीं आया पॉलिटिकल तो प्रेशर। ये अफसरों की होशियारी है, हाँ? होशियारी है भाई। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है? आप ट्रांसफर कर देंगे, हाँ। तो ट्रांसफर हमारा भी कर दिया 4 महीने में एलडीए से। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है? आप रहना चाहोगे तो पॉलिटिकल प्रेशर होगा, और नहीं रहना चाहोगे तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये तो पहले ही लिख दिया गया है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में। तो किस बात का प्रेशर? हमारे तो समझ से लेकिन बाहर सर है। इसी लाइन को तो फॉलो नहीं हो रहा है, सब कुछ लाए कुछ नहीं थे पर लेके सब कुछ जाना है। अब जो लेके जाएंगे देखें, ऊपर मिलेंगे तो देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या लेकर आए हो। अच्छा सर एक सवाल ये भी था कि गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हम उस पर काम कर रहे हैं और किया भी है, लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद अब तक, क्योंकि जहां तक समझ रहे हैं राकेश जी कि 1 हफ्ते से ऊपर होने वाला है अब इस पूरी घटना के, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई है वो इम्प्लीमेंट होते नजर नहीं आई है, तो हम तो क्योंकि कह कोई रहे बड़ी हैं कार्रवाई नहीं हुई अब तक। तो हम तो कह रहे हैं कि नौकरशाही जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज पे हावी है। जब अफसर जाके जो है किसी पार्टी के नेशनल अध्यक्ष से जाके दिल्ली में मिलेंगे और अपनी फोटो डालेंगे, तो और क्या होगा? भाई अफसरों को तय कर लेना चाहिए कि नेतागिरी करनी है या नौकरी करनी है। नेतागिरी और नौकरी एक साथ नहीं चल सकती। नेता इतने कमजोर क्यों हैं? हम तो कह रहे हैं कि नेता इतने कमजोर क्यों हैं कि वो अफसरों से डर जा रहे हैं। ऐसा कौन सा राज है अफसरों के पास जो नेताओं का, जो वो डर रहे हैं? लेकिन सिस्टम में काम तो अधिकारी को ही करना है। काम करना है तो काम करवाना किसको है ये बताइए। हाँ, वो तो नेता करवाएगा। फिर देखिए अब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ अफसर कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर है और दूसरी तरफ कहते हैं कि काम हम करें। हाँ, तो ये दोनों बातें कैसे संभव है? यही तो सिस्टम है ना कि अफसर ही काम कर रहे हैं ना। तो अफसर काम कर रहे हैं तो फिर ये वो पॉलिटिकल प्रेशर की बात क्यों करते हैं? भाई हमें तो लगता है कि कुछ नेताओं में सेल्फ एस्टीम की कमी हो गई है। मैंने तो नौकरी में माना देखा कि नेता जो लोग हैं उनको हमेशा ये जो है ये वो दबे ये रहते हैं कि ये आईएएस अधिकारी हैं, ये पढ़ लिख के आए हैं, ये हमसे ज्यादा होशियार हैं। और जनता में भी इसी बात को फैलाया गया है कि जो है ये आईएएस अधिकारी हैं, पढ़ लिख के आए हैं, ये अंगूठा टेक के नीचे काम कर रहे हैं। ये आप बात सुनने को मिलते हैं ना, बिल्कुल। यही नैरेटिव है ना। हाँ, हाँ। तो ये नैरेटिव बिल्कुल ही झूठ है। भाई जो देखिए एक चीज और आपको बता दें कि पॉलिटिक्स से ज्यादा टफ प्रोफेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। भाई आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने नेताओं को भी देखा होगा। क्या नेता के पास 2 मिनट का समय रहता है?
मैंने तो देखा है नेतागिरी में कि उनके बेडरूम में तक लोग घुसे हुए हैं, सो के उठने से पहले सो जनता के घेर उठ लेती है, जनता घेर लेती घेर है, लेती है, बिल्कुल और सही। जो जनता आ रही है उसके लिए खाना भी बना के देना है जी जी आपको। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो पॉलिटिशियन होना बहुत ही टफ प्रोफेशन है। और वो 5 साल का खाली कार्यकाल होता है। वो 5 साल का कार्यकाल है, फिर आपका रिन्यू कराना है। हाँ, रिन्यू कराना है। हाँ। लेकिन अफसर का क्या है, एक बार आ गया उसके बाद मौज करो, कह दो कि पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। किस बात का पॉलिटिकल प्रेशर है? अच्छा सर, थोड़ा जो ये अभी हादसा हुआ अग्निकांड, थोड़ा उस पर एक सवाल और भी मेरे मन में था कि आपने देखा पूरी चीजें जो भी कुछ हुई है, आपने शायद इस चीज को एनालिसिस भी किया होगा कि कमियां कहाँ कहाँ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या चीजें ऐसी होती हैं जिससे शायद और बेहतर हो सकता है या इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती, अगर कहाँ पर हम सचेत हो जाते, कहाँ पर हम चेत जाते, जो ये चीजें ना होती? इसमें सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सुधार के लिए तो इस बात को समझना होगा कि ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो सरकार को जो सप्लाई साइड है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। पहले से पोर्टल बने हुए हैं जिसमें फायर एनओसी को लोड करना पड़ता है, इंडस्ट्रीज के लिए निवेश मित्रा बना हुआ है। इसी तरह से एक कॉमर्शियल जो सप्लाई साइड है उसके लिए एक सरकार पोर्टल बनाए। आपको अगर अपनी जगह उठानी है कॉमर्शियल के लिए तो आप उसमें दर्ज करिए, सारी एनओसी उसमें करिए, तब जाके वो ओके होगी। तो एक तरफ जो डिमांड साइड है, वो डिमांड साइड जो है जाके देखेगी उस पोर्टल में, उस हिसाब से वो अपना चेंज कर लेगी। और दूसरा एनफोर्समेंट होना चाहिए। जो रेजिडेंशियल लोग रेजिडेंशियल का कॉमर्शियल में यूज कर रहे हैं, आप ये भी देखिए कि उस मोहल्ले में जो रेजिडेंस के लोग रह रहे हैं उनके साथ कितना न्यूसेंस हो रहा है। उनके घर के सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, वो किससे शिकायत करें, किससे रोना रोएं? अल्टीमेटली वो भी अपना मकान बेच के चला जाता है, दूसरा उसको 10 करोड़ में खरीद लेता है, और फिर वो रेजिडेंशियल में फिर से एक्टिविटी शुरू हो हाँ, जाती है कॉमर्शियल। एक आपने कोई पोर्टल डेवलप किया था, हाँ, सेवा में निवेश रह मित्रा किया था अच्छा, इंडस्ट्रीज में रहते हुए। हाँ, हाँ, उसमें तो ऑलरेडी सारी चीजों का प्रोविजन है। उसी निवेश मित्रा में आप कॉमर्शियल स्टैंप एक बना दीजिए, हाँ, और जिसको भी कॉमर्शियल अपनी अपलोड करनी है उसको अपलोड कर दे, एनओसी आप उसमें डिफाइन कर दीजिए। जैसे आप बार का लाइसेंस दे रहे हैं हाँ। वैसे ही आप कॉमर्शियल स्टैंप बना दीजिए। सर, अभी आप बात कर रहे थे राकेश जी से, आपने बताया कि लगभग कितने हजार प्रॉपर्टी हैं जो अवैध हैं लखनऊ में? 50,000। 50,000। तो क्या डीओ के ऑर्डर इन सबके हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज के? ओके। देखिए, सबसे जो भ्रष्टाचार वाले जो विभाग हैं इनको कर पाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में आपको कनेक्शन मिलेगा नहीं। और मैं तो हैरान हूं कि एक एक्स आईएएस जो मंत्री बनाए गए हैं वो कहते हैं कि हमारा जो विभाग का प्रमुख सचिव है वो हमसे बिना बताए हुए जो है बिजली के दाम बढ़ा रहा है। तो इतने नालायक आईएएस अफसर हमने बनाए हैं जिनको ये नए लौंडे चरा ले रहे हैं। भाई ये तो फेलियर है ना। तो ये एक ये भी तो पक्ष है ना कि ब्यूरोक्रेसी कितनी बेअंदाज भी हो गई। तो बेअंदाज हो गई है, तो बेअंदाज होगी तो क्या होगा, सरकार के ऊपर ये इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। भाई आप कब तक जो है वो पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगोगे ना। देखिए, जब आपका बच्चा मरता है ना, इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। जी। जिन 15 लोगों ने, जो वो परिवार हैं, उन पे क्या दुख टूटा है। तो हमको जो है ना रियल मुद्दों पे भी वोट करना पड़ेगा। हम सरकार से ये मांग ही नहीं रहे हैं कि हमारी सेफ्टी रहे, हम सरकार से मंदिर मांग रहे हैं, वो मंदिर आपको मिल गया है। जिस दिन आप सरकार से सेफ्टी मांगेंगे और चीज मांगेंगे उस दिन उनको मजबूर होकर देना पड़े, फिर वो ब्यूरोक्रेट की चाबी टाइट करेंगे। और दूसरा ये है कि नेता पढ़े लिखे होना चाहिए। वोट करते समय ये भी देखें कि नेता पढ़ा लिखा है कि नहीं। सबसे पहले तो बुलडोजर जो है वो अग्निशमन विभाग को दिलाना चाहिए। जिनको बिल्डिंग में बच्चे निकालने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अगर हमसे कहते तो हम खुद ही आधे घंटे में कोई बुलडोजर वहां पे दिलवा देते। जिस विभाग को हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उनको भी तो बुलडोजर दिलाइए, अग्निशमन विभाग को। जब तक डिमांड और सप्लाई को आप चेक नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन कर नहीं रहे हैं, एनफोर्समेंट कर नहीं रहे हैं, तब तक वो बना रहेगा। 20 में बुलडोजर चलाइए, अपने आप सारे जो किराएदार हैं वो हाथ जोड़ लेंगे कि भाई अब हम नहीं लेंगे, अब हम कॉमर्शियल एक्टिविटी वाली जगह पे ही लेंगे जो प्योर कॉमर्शियल हो। आप एलडीए में रहे हैं,
ज्यादा समय नहीं रहे हैं, क्या उस समय ऐसा बुलडोजर चलता था कभी अवैध बिल्डिंगों पर? हाँ, चलता था, कभी कभी हजरतगंज में चला था। और बुलडोजर तो चलता रहता है भाई। हाँ, बुलडोजर के बिना तो, जैसे उस समय ये जो गोमती नगर एक्सटेंशन की स्कीम आप देख रहे हैं, हाँ, इसकी लॉटरी हम ही ने की थी 26 जनवरी 2003 को पहली बार। तो गोमती नगर एक्सटेंशन जब बनाया जा रहा था, उससे पहले लोगों ने अवैध वहां बिल्डिंग बना रखी थी, तो बुलडोजर चला के सब गिराई गई थी जितना हमने किया था। तो बुलडोजर तो चलता रहता है और चलते भी रहना चाहिए, लेकिन जाति धर्म नहीं देखना चाहिए ना, वो तो कानून देखता है भाई। बुलडोजर की तो आंख ये होनी चाहिए कि बुलडोजर तो कानून देखे। राकेश सर, काशिफ हमारे साथ है, हमारे सहयोगी यहाँ पर, एडिटर है हमारे। और जब ये हुआ कि आपसे बात होनी है तो इनके कुछ सवाल थे। काशिफ, सवाल क्या था आपका? सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ये घटनाएं होती हैं, जैसे अग्निकांड वाली घटनाएं हैं, ये कोई नई घटना नहीं है। मतलब इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे नोएडा की घटना हो या और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, कॉम्प्लेक्स में आग लगना। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग की आंखों के सामने से हम लोग रोज़ गुजरते हैं, रोज़ देखते हैं। जैसे कि कोई जर्जर बिल्डिंग है तो उसके ऊपर होल्डिंग लगी है या टावर लगा है, ये सब लोग देखते हैं कि हाँ ये जर्जर बिल्डिंग है, इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन जब घटना हो जाती है तब प्रशासन जागता है। फिर चाहे वो संकरे मार्केट हो, जैसे अमीनाबाद की मार्केट है, संकरी गलियां हैं, उसके ऊपर तारों का मकड़ जाल फैला हुआ है पूरी तरह से। तो वो हम लोग रोज देखते हैं जब बाजार जाते हैं, रास्तों से गुजरते हैं। और हम क्या सभी लोग देखते हैं, तो क्या ये प्रशासन नहीं देखता? या ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं फिर प्रशासन कार्रवाई की चेतावनी वो देता है, कार्रवाई करवाता है और फिर जांच करवाता है। फिर 5-6 महीने ये चीज घटनाएं होती हैं, 5-6 महीने बाद फिर वही घटना फिर पुनरावृत्ति होती है, फिर यही। तो क्या इस चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता है कोई किस? देखिए, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। आप ये बताइए काशिफ साहब, जब आप यहाँ पे नौकरी करने आए थे तो आपको बताया होगा कि आपको क्या क्या करना है? बताया था कि नहीं बताया था? आपके KRA फिक्स्ड है कि नहीं है? बिल्कुल बताएगा। बताया गया था कि ये आपको करना है। इसीलिए अफसर हम कह रहे हैं कि अग्निवीर होना चाहिए। VC LDA आप अग्निवीर रखो 2 साल के लिए, उसको कहो कि ये काम आपको करने हैं, ये आपका KRA है, ये आपका KPI है। 2 साल के बाद आपका आंकलन होगा। अगर आपने ठीक काम किया है तो रिन्यू होगा, नहीं होगा तो आप निकाले जाओगे। ये जो 30-35 साल की जो सर्विस है ना, जिससे ये लोगों को बड़ा गुमान है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये एक बात आपने अच्छी कही कि अमीनाबाद में बहुत डेंस इलाका है। तो अगर आप दिल्ली देखें तो दिल्ली में भी जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो रीडेवलपमेंट की बनाई जा रही है। पुरानी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश ने भी रीडेवलपमेंट पॉलिसी को अंगीकृत किया है। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है? मान लीजिए कि जैसे बॉम्बे है, कोई फ्लैट वहां पे आज से 40 साल पहले बना है, तो वो तो जर्जर स्थिति में आ गया। तो उसका क्या होता है? जितने फ्लैट वाले हैं उन स्टेक होल्डर को मिला के वो बिल्डिंग गिरा के नई बनाई जाती। तो इसी तरह कोई भी मार्केट ऐसी है जहां पे फायर के नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, तो उन सारे स्टेक होल्डर का सर्वे करके उनके लिए एक नई जगह एक अच्छा पूरी सेफ्टी के साथ बना दी जा सकती है। पहले की सरकार सर, नेता को कहने के पीछे कारण है ना, क्या? क्योंकि नेताओं को जनप्रतिनिधि कहा जाता है, तो जनता से जुड़े मुद्दे जनप्रतिनिधि से ही कहे जाएंगे, इसीलिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार माना जाता है। और जनप्रतिनिधि का सिस्टम जो है उसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, जहां तक मैं समझती हूँ, कि ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करें, और जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने जनप्रतिनिधि पे सवाल उठाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल। नेता खुद ही टाइट हो जा रहे हैं अफसर से। सर, आनंद जी भी हमारे साथ हैं, इनका भी कुछ सवाल है। आनंद जी, सवाल बताएं अपना। राकेश जी, घिसा पिटा सवाल है थोड़ा सा। और इसकी आग जो है पोलिंग के दिन खत्म हो जाती है। इसमें यह है कि जो बच्चे कॉमन मैन के ज्यादातर रहते हैं, वो चाहे दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की हो, कैंटीन में बच्चे थे वो मर गए 5-6 बच्चे, यहाँ 15 बच्चे कॉमन मैन के। कानपुर में भी एक BMW कोई महंगी कार थी, उनके बेटे को जमानत मिल जाती है,
तो इनके साथ जब कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। अब यहाँ एक कॉमन मैन के 5-15 परिवारों के बच्चे चले गए, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई सहायता राशि उन लोगों को मिली है या कोई घोषणा हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ। बहुत और ये मामूली, 5 सिलसिला लाख। ये सिलसिला चलता रहेगा और वोटिंग के दिन भी ये काम नहीं आएगा। आपके चालाक जो कमजोर नेता और चालाक अफसर फिर जीत जाएंगे, हाथ से चलते रहेंगे। इसका कोई अंत है क्या? बिल्कुल, देखिए सर, ये सवाल बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे भी आ रहा था कि अगर यही घटना, इसी घटना में किसी बड़े आईएएस का, किसी बड़े मंत्री का बेटा या बेटी होती, तो क्या इतनी ही धीरे गति से पूरी कार्रवाई चलती? देखिए, 2 बातें। पहली बात तो आईएएस का लड़का और मंत्री का लड़का सब विदेश में पढ़ रहे हैं और वो यहाँ पे भाषण दे रहे हैं भारतीयता का और नेशनलिज्म का, और जिसको लोग जनता मान भी रही है। देखिए, अल्टीमेटली जनता को मांगना पड़ेगा। जनता जो मांगती है वो देर सवेर मिलेगा। अगर हम तो कह रहे हैं विपक्ष भी है आज की तारीख में, तो विपक्ष भी तो बताए कि अगर वो होता तो क्या करेगा, इसके लिए उसके पास क्या स्कीम है, कैसे वो इस चीज को टैकल करेंगे, कैसे वो गवर्नेंस लाएंगे। ये तो देखिए, ये हो रहा है कि सिर्फ अफसर बदल रहे हैं, जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। तो जिम्मेदारी जब तय होगी, एक बार हम कहते हैं एसीआर में ही लिख के दे दीजिए। एसीआर में लिखिए तो जो लोग जिम्मेदार हैं। आपका नीट का पेपर लीक हुआ, जो डीजी हैं आईएएस अभिषेक सिंह नागालैंड कैडर के हैं, पिछले 15 साल से दिल्ली में हैं, उनकी एसीआर में क्या ये दर्ज होगा कि इनके कार्यकाल में नीट का पर्चा लीक हुआ जिसके कारण इतनी ज्यादा मौतें हुई, कितने लोगों ने सुसाइड किया? तो इसके लिए जिम्मेदारी फिक्स होगी। देखिए, ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस पूरा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, नेता सबका है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एसेट्स हिंदुस्तान से बाहर ट्रांसफर कर दिए हैं। तो आपको भी ये बात को समझना पड़ेगा और आपको प्रश्न करना पड़ेगा। अगर आप प्रश्न करते रहेंगे, सरकार तो इतनी कमजोर है कि वो ट्विटर से डर जाती है। तो आप ट्विटर पे लिखिए, डिमांड करिए, या जो भी नेता आए उससे क्वेश्चन पूछिए। हमारे यहाँ तो ये कह दिया जाता है कि नेता से प्रश्न नहीं पूछना है क्योंकि आपकी जाति का है। हम तो कहते हैं जो आपकी जाति का नेता है उसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछो। अगर हर जाति के लोग अपने जाति के नेता से प्रश्न पूछना शुरू कर दें, अपने आप समस्या का हल हो जाएगा। उसको आपने फ्री पास क्यों दे रखा है? और सर, सबसे बड़ी बात है, कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर पुराना देखा तो भट्टा पारसोल का मामला हुआ हो या लखीमपुर में जब हुआ था कांड, कार्रवाई हुई लेकिन 6 महीने के अंदर बहाली भी हो गई। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि जांच अभी भी नहीं पूरी हुई है, लेकिन सस्पेंशन और उसके बाद बहाली ये बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। जज अपने आप को चुन रहे हैं, आईएएस अपनी जांच खुद कर रहे हैं, आईएएस मंदिर में जा रहे हैं। आईएएस का और मंदिर से क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं। तो आपको गवर्नेंस अलग करना पड़ेगा। जगत जी हमारे साथ हैं। जगत, कुछ सवाल आपके भी थे। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि काफ़ी इंतज़ाम करके मैंने अपने बेटे के लिए एक अच्छी कोचिंग अरेंज करी थी। काफ़ी पैसा भी हमने जमा किया वहाँ एडमिशन के लिए, फिर रहने की भी व्यवस्था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोचिंग बंद कर दी गई है। अब ऐसी सूरत में हमारा पैसा भी गया और बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लेके? देखिए, आप क्या कर पाएंगे, ये तो सरकार को करना चाहिए। सबसे पहले तो कोचिंग को कहीं ना कहीं से रेगुलेट करने का एक अधिनियम आना चाहिए कि कोचिंग जो भी चलाना चाह रहा है उसको मैंडेटरी इन सब लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, लाइसेंस राज कुछ मायनों में बहुत अच्छा है। ये जो नेताओं ने कह रखा है कि लाइसेंस राज खत्म करेंगे, तो लाइसेंस राज खत्म करके हमको भी खत्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। बिना लाइसेंस, बिना रेगुलेशन के कैसे सरकार चलेगी? सरकार का काम कोई पार्क में टहलना थोड़ी ना है। सरकार का काम है सिर्फ एक, वो है रेगुलेशन लाना।
तो आप कोचिंग में जितने भी लोगों को कोचिंग चलानी है उनका एक अधिनियम बनाइए, उसमें लिखिए कि ये कंडीशन आपको मेट करनी पड़ेगी। फिर आप उसमें एक एक जो छात्र है उसके भी प्रोविजन लाइए कि अगर कोचिंग बंद होगी तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। ये तो सरकार कहे ना उनसे कि आप पैसा लौटाओ, सिर्फ बंद करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जिनके पैसे उन्होंने ले लिए हैं, लाखों रुपए लेते हैं वो तो आजकल कोचिंग के, उसका पैसा भी तो लौटवाए। वो कोई पाकिस्तान की सरकार आके थोड़ी ना लौटवाएगी, वो तो हिंदुस्तान की सरकार को ही लौटवाना पड़ेगा। और मैं तो सरकार से अपील करता हूं कि पैसे सबके लौटाए जाएं, जितने छात्र जो कोचिंग को बंद कर रहे हैं, अगर ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर पा रही है कोचिंग तो वो पैसे लौटाए जाए। तो सर उनके पास भी तो जवाब है कि हम नहीं बंद कर रहे हैं, बंद करवाया जा रहा है। तो जो और यही बंद सबसे करवाया बड़ा जा शिक्षा रहा है, तंत्र है हमारे भैया देश का, यही समस्या है हमारे देश की। देखिए सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार चाहे अभी 4 लाइन आपके लिख के एक जीओ में देंगे, आप जो है गवर्नर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की। इसलिए हम तो इस बात को मानते ही नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब सरकार चाहती है जिसको चाहे उसको जेल में डाल देती है, तो सरकार कोचिंग वालों से पैसा नहीं ले पा रही है। ये तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। इसमें कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है? सर कहा तो लखनऊ के डीएम ने भी था कि स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद बढ़ी है और खुलेआम हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये तो सर, लखनऊ वो तो एक डीएम अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ वही जो आपने जो बात कही उससे कोरिलेट करके मैं इसका भाई एनफोर्समेंट तो आपको कराना ही पड़ेगा ना। राहुल हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, राहुल भी फील्ड पे निकले थे और ये जो पूरी घटना सर ये जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ था उसको इन्होंने बहुत ही पूरा दिन रात कवर किया था और काफी चीजें ये लेके आए थे वहां पे जो रिएक्शंस थे लोगों के। राहुल आपका क्या सवाल है इस पर? सर 27 जून को लखनऊ के आईजीपी में एलडीए ने बैठक की थी जिसमें स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और कोचिंग वालों को बुलाया गया था। कल की ही बात है ये। और जब बुलाया गया तो जो कोचिंग वाले लोग थे, जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि पहली बात तो जो जहाँ पे आग लगी वो कमर्शियल बिल्डिंग थी और हमारी जो कोचिंग है वो या तो फिर नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर पर है और अगर किसी बिल्डिंग में भी है तो उस मतलब ये बात उनका कहने का है कि एलडीए के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने बिना नोटिस दिए उसको डायरेक्टली सील ही कर दिया है। ये एक चीज है, मतलब पहले नोटिस दी जाती है फिर आप सील करते, एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन बिना नोटिस दिए ही सील कर दी गई। और ये भी उनका साथ में कहना था कि जब अगर कोई बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में, तो सिर्फ कोचिंग ही सील की जा रही है, जो बाकी वहाँ पे जैसे कोई स्टोर्स हैं या कोई और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कोई दुकान है उनको बंद नहीं किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोचिंग वाले लोग ही इससे खुद परेशान है कि सिर्फ कोचिंग ही बंद हो रही है, उसके अलावा वहाँ पे और कोई परेशानी बाकी दुकानदारों को नहीं है। सर इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि क्या ब्यूरोक्रेट्स और सरकार भी समझ गई है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनको एक टॉपिक मिल गया है कोचिंग, उसी को ही लगाते रहिए और जो आपने बात कही ना कि पब्लिक तो मूर्ख बन जाती है, तो उनको एक टॉपिक मिल गया है कोचिंग, उसी को पकड़ लीजिए ताकि पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाए और हम अपना सेफ गेम खेलते रहें। देखिए कोचिंग जैसा हमने आपको बताया वो हाई डेंसिटी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, तो उस डेंसिटी में जब बच्चे ज्यादा हैं तो थ्रेट ज्यादा है, तो इसीलिए वो ऊपर से शुरू कर रहे हैं कि ऊपर से जो लोग में जहां डेंसिटी ज्यादा है उनको पहले बंद किया जाए। सील तो पूरी बिल्डिंग होनी चाहिए। एक प्रीमाइसिस में अगर कोचिंग ऊपर है, नीचे दुकानें हैं, तो ये कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि नीचे दुकानें हो जाएंगी, दुकानें खुली रहेंगी और कोचिंग बंद हो जाएगी। तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर जब आप एनफोर्समेंट करते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जगह कहाँ है, फिर आपको ऐसी जगह देनी पड़ेगी जो प्योर कॉमर्शियल हो, वहां पे आदमी बिल्डिंग बनाए, वहीं पे आदमी कोचिंग करे, जहां पे सारे फायर के इंतजाम हो, सब कुछ हो। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में कि बस दिखाने के लिए अभी ये कुछ कार्रवाई कर दी गई है ताकि लोगों को थोड़ा शांत कर दिया जाए, क्योंकि गुस्सा बहुत है इस चीज को लेकर, जनता में, पब्लिक में नाराजगी है, अब लोग खुलकर बोल भी रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए ये हमें तो नहीं लगता है कि ये चीजें इतनी जल्दी जो है सबसाइड हो जाएंगी, क्योंकि आज ही लखनऊ में एक जगह कहीं आग भी लग गई है, एक वेयर हाउस हाँ आज चिनहट में, हाँ। कोल्ड स्टोरेज। हाँ। तो अब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे तापमान इसका भी बढ़ेगा, और चुनावी कोई मुद्दा ना कोई बनेगा ये। चुनावी मुद्दा तो जनता के ऊपर है। भाई जनता कितना चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है,
वो धर्म के अनुसार वोट करना चाहती है या अब्दुल के टाइट होने पे करना चाहती है, ये तो जनता करेगी। उसमें हम लोग का कोई रोल है नहीं, ये तो जनता का रोल है। अभी आपने कहा कि जो हर बार सवाल नेताओं से क्यों पूछे जाते हैं, तो असल में जिम्मेदार किसी भी घटना के केवल नेता नहीं होते हैं। अगर आपके अनुसार, तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो ऊंचे दर्जे पर बैठे होते हैं? चुनिंदा सिपाहियों के ऊपर केवल कार्रवाई कर देने से, कुछ प्यादों के हटा दिए जाने से, जो राजकुमार हैं, राजा अपने आप को समझ बैठे हैं जो अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? और ये अधिकारी अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं, जब भी कहीं साइन करना होता है इनके साइन के बगैर। आप चूंकि आप खुद भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर इस लखनऊ में भी स्वयं प्रधानमंत्री को भी आना है तो बिना डीएम के हस्ताक्षर के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर एंटर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों से सवाल पूछा जाना और अधिकारियों के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है भाई। ये तो नेताओं के ऊपर है कि वो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई आपकी तो उम्र अभी कम लग रही है, ये बताएंगे, इतने सीनियर पत्रकार हैं, कि इसी प्रदेश में बीएसपी की सरकार भी थी, कौन सस्पेंड होता था आप बताइए? हम अपने मुंह से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। डीएम और एसपी जिले का होता था सीधे। सीधे देखिए, ये इन्होंने जवाब दिया कि डीएम और एसपी सीधे सस्पेंड होता था। अब आजकल लोग दौरा कर रहे हैं और वो भी बता के दौरा कर रहे हैं कि हम हाथरस का दौरा करेंगे। उस जमाने में बताइए क्या होता था? मायावती सीधे मौके पे जाके सड़क का मुआयना करती थी, काशीराम आवास योजना के आवास देखती थी अपने, और बिना बताए जाती थी। बिल्कुल, मायावती जी के बारे में हमने सुना हुआ है कि जब भी कोई घटना उनके कार्यकाल में घटी है, तो चाहे वो एक हवलदार हो और चाहे स्वयं डीआईजी हो, पूरा एकदम सभी तक को नापा जाता था। तो क्या प्रशासनिक स्तर पर जो सत्ता का बदलाव किया गया है, आप वर्तमान की सत्ता को इस समय दोषी समझते हैं, जो सही तरीके से सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने के अलावा जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर पा रही है आपके अनुसार? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस है और उसके बाद उसके आईएएस और आईपीएस रील बना रहे हैं, तो अब आप दर्शकों को खुद ही समझ लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, नीट का पेपर लीक हुआ, लखनऊ में आगजनी हुई, इससे पहले दिल्ली में भी घटना घटी थी, कोचिंग सेंटर में ही ग्राउंड लेवल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स खत्म हो गए थे जो अंडरग्राउंड में बिल्डिंग में थी। ये सारी घटनाएं हुई, सारी घटनाओं के बावजूद बार बार ऐसा होता है कि आम आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान देने में लगा पड़ा रहता है। कभी झारखंड में किसी फैक्ट्री के चक्कर में लोगों का जीवन नरक बना जा रहा है, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, पौधे काले पड़ जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ खुली आंखों से देखने के बावजूद अगर नेता कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो अधिकारी इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि अधिकारी अगर अपनी पेन को मजबूत रखेंगे तो नेता बड़े से बड़ा हो, उनको खुद डाउन स्तर पर आना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करना होगा, क्योंकि बिना लोगों के वोट के वो तो जनप्रतिनिधि बन ही नहीं पाएंगे। तो इससे में अधिकारियों को क्या करना चाहिए? भाई, अधिकारियों को वो करना चाहिए जो संविधान में लिखा है, जिसके लिए उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनको कार्रवाई करनी है। वो अपने चेक से पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन अपने साइन से पैसा दे रहे हैं, सारे साइन वही करते हैं, तो उन्हीं का काम है, उन्हीं को एनफोर्समेंट करना है। एनफोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा है? एलडीए के वीसी ने एनफोर्समेंट को लेके पिछले 6 महीने में कितनी बैठक की आप बताइए? उनको मालूम है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, एक कार्रवाई आप करिए। भाई, एनटीए का पेपर, एनटीए जो संस्था है उसमें नीट का पेपर लीक हो गया, एक अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। किसकी जिम्मेदारी थी? डीजी एनटीए की थी, चेयरमैन एनटीए की थी। तो जब आप जिम्मेदारी फिक्स ही नहीं करेंगे, देखिए नेता ने भी मान लिया है कि इस पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो बेवकूफ है, उसको जब हम चाहेंगे तब धर्म का लॉलीपॉप दिखाएंगे और वो हमको वोट कर देगा। वो वोट ही नहीं कर रहा है। जब आप वोट ऐसे मुद्दों पे करने लगेंगे तो सब सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई, आप डिमांड करिए कि हमको सेफ्टी चाहिए। आज ऑपोजिशन से आप मांगिए कि आपका व्हाइट पेपर कहाँ है, व्हाइट पेपर कहाँ है कि ये जो आग लगी थी या जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? नेता और अफसर दोनों अगर दबंग नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग उनको मार देंगे। हम भी जो कुछ कर पाए अपनी नौकरी में, मान लीजिए 2% कर पाए, तो इसलिए कर पाए क्योंकि मैं दबंग था।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं ये अफसर भोलेनाथ है, तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे हरामी अफसर है जो कह रहा है कि ये भोलेनाथ है। क्योंकि नेता, अफसर अगर दबंग नहीं होंगे, कार्रवाई करने वाले नहीं होंगे, तो कभी सिस्टम चल नहीं पाएगा। जनता को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई बेवकूफ बना रहे हैं तो वो अफसर बना रहे हैं। तो सर अब क्या ये जब इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने ही बताया जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो अब क्या, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता को आना चाहिए, जनता सामने खुलकर आए, अब चूंकि इतना समय भी इस चीज को हो गया है, क्या अब लग रहा है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सेट करनी पड़ेगी खुद? अधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों सेट करेंगे? वो तो मौज कर रहे हैं, वो तो बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये तो जनता को ही सवाल करने पड़ेंगे, और आप जनप्रतिनिधि से पूछिए कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो सर उसके बाद तो फिर जनता के बाद एक आखिरी रास्ता बचता है कि वो सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे, फिर एक आंदोलन खड़ा करे, फिर सरकार पर हल्ला बोले, सरकार को हटाने की कोशिश करे। जनता सिर्फ इसीलिए रह गई है सड़क पर उतर के अपनी आवाज देखिए, बुलंद करने के। एक ना एक दिन हम इसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं अगर कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये होता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रभावित हो रही है। जब ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रभावित होने लगेगी तो सड़क पे आ जाएगी। बांग्लादेश पे सड़क पे आई, नेपाल पे सड़क पे आई। ये तो आदमी के पास जब कुछ खोने को बचेगा ही नहीं तो वो करेगा क्या? तो हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में। जहां तक मैं समझती हूँ कि आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे, और हमारे जो सहयोगियों ने सवाल किए उससे भी कई जवाब आपको मिले हैं। और जो सबसे एक अहम बात राकेश जी ने कही कि जो मेहमान नवाजी का दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि मेहमान की भी एक सीमा होती है कि वो आपके घर में कितनी देर तक बैठे और कितनी देर तक मेहमान नवाजी का मजा ले। चूंकि अब चुनाव करीब आ रहे हैं और जनता के पास मुद्दे बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन फिर वही बात घूम के आती है कि जनता क्या उस राजनीतिक लॉलीपॉप का शिकार होगी और उसको हाथ में लेकर फिर उसी दिशा में चलेगी, या फिर इस बार का रंग कुछ बदला नजर आएगा। कई मुद्दे हैं पूरे 5 साल में, कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने जनता को ऊपर से नीचे तक झकझोर दिया है। जवाबदेही जनता की भी बनती है कि वो सरकारों को लेकर अपनी आवाज कितनी मुखर करे, और सिर्फ सरकारों की बात नहीं, यहाँ पर बात सिस्टम की भी है। क्योंकि आप सरकारों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब तक सिस्टम को लेकर नहीं बोलेंगे तब तक सिस्टम में सुधार आना मुश्किल है। हमारी आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए द होल।